हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी की टेसिस को हम लगा रहे हैं, समर्पण सीरीज एडुटेरिया की लगा रहे हैं। और पिछली वीडियो में भी हमने समर्पण सीरीज की बात की थी। आज भी हमारे यहाँ पर समर्पण सीरीज की एफएलटी क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट नाम से। डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक दे दिया है, वहां से ऐप वगैरह को डाउनलोड करके आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज, पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि क्वेश्चन की बात किया है, पहला क्वेश्चन आता है, किस जातक में वैशाली को एक धनी और समृद्धशाली तथा धनी आबादी वाला जो है नगर कहा गया है, और यहाँ अनेक सुंदर भवन, चैत्य तथा बिहार थे। तो ऐसा कौन सी जातक कथा है जिसमें वैशाली को धनी, समृद्धशाली और घनी आबादी वाला नगर कहा गया है, जहां पर सुंदर चैत्य और बिहार जो है बने हुए थे? आप कहेंगे लक्ष्मी वज्जी संघ में सरप्रमुख महाभग्य जातक था। कौन सा था? महाभग्य जातक में ये सब जो है चीजें वैशाली के बारे में कही गई है। तो महाभग्य जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली और घनी आबादी वाला नगर जो है कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस बिहार के पुरातात्विक स्थल पर नवपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? इन चारों ऑप्शनों में कहां पर पुरातात्विक स्थल के बिहार में नवपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? आप कहेंगे चिरान सारण में मिलते हैं, ताराडीह बोधगया में भी मिलते हैं, चेचर वैशाली में मिलते हैं, जबकि पेशरा मुंगेर में बात किया तो ऐसे कोई साक्ष्य जो है नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन कहेंगे चिरान, चेचर और ताराडीह में आप कहेंगे नवपाषाणिक स्थल कालीन के साक्ष्य जो है देखने को मिलते हैं। शेर खां मतलब कि शेरशाह की निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन असत्य है? तो शेर खां या शेरशाह के बारे में इन चारों ऑप्शनों में कौन सा गलत है? शेर खां ने चुनार पर अधिकार ताज खां की विधवा लाड़ मल्लिका से विवाह करके प्राप्त किया था। बिल्कुल ठीक कह रहा है। सूरजगढ़ की लड़ाई 1534 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल के शासक महमूद शाह के सेनापति इब्राहिम खां को पराजित किया था। ये भी करेक्ट है। 1538 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में जीत के बाद उन्होंने शेर शाह की उपाधि को धारण किया था। तो ये सही है। आप कहेंगे शेर शाह की उपाधि को धारण इसने 1538 में धारण नहीं की थी, चौसा की लड़ाई के बाद पहले ही धारण जो है कर ली गई थी। गलत है। कन्नौज बिलग्राम की युद्ध 1540 में हुमायूं को पराजित करके सूर्यवंश की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है। तो शेर खान के बारे में कहेंगे ए, बी, डी ऑप्शन सही है, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे गलत है। याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। आदिवासी विद्रोही हैं और उनके प्रमुख नेताएं हैं, और उनके बारे में गलत ऑप्शन कौन सा है? आदिवासी विद्रोही और प्रमुख नेताओं के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? रंपा विद्रोही अलूरी सीताराम राजू संबंधित है, करेक्ट है। मुंडा उलगान विद्रोही बिरसा मुंडा संबंधित है, ये भी करेक्ट है। संथाल हुल विद्रोही सिद्धू एवं कानू संबंधित है, करेक्ट है। ताना भगत विद्रोह की बात करें तो राजा पोरहट संबंधित नहीं है। ताना भगत विद्रोह से कौन संबंधित है? तो आप कोई भी आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। ताना भगत आंदोलन से कौन से व्यक्ति संबंधित थे? कोई बता सकता है? तो आप कहेंगे जतारा उराव ने। इसने जतरा उराव ने जो है ताना भगत आंदोलन जो है 1914 के नेतृत्व में जो है किया था। अच्छा, राजा जो पोरहट हैं ये किससे संबंधित थे? तो आप कहेंगे सिंहभूम क्षेत्र से हो विद्रोह से संबंधित है, रखना है। तो डी ऑप्शन कहेंगे, आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं है। एक तरफ पत्रिका है और एक तरफ संबंधित व्यक्ति है। कौन सा ऑप्शन गलत है? सर्वहितैषी की बात किया है, पटना का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। बिल्कुल सही लिखा है। बिहार टाइम्स की बात किया है। अच्छा, बिहार टाइम्स जो है गुरु प्रसाद सेन से संबंधित नहीं है, है ना। बिहार जो है, बिहार टाइम्स गुरु प्रसाद सेन से संबंधित जो है नहीं है, याद रखना है। द सर्च लाइट की बात किया है, सैयद हैदर हुसैन और मुरली मनोहर प्रसाद से संबंधित, करेक्ट है। द इंडियन नेशन की बात किया तो कामेश्वर सिंह से संबंधित है। बिहार टाइम्स किससे संबंधित है? तो बिहार टाइम्स दो व्यक्ति संबंधित है। कौन किससे? आप कहेंगे पटना में महेश नारायण से संबंधित है। किसमें? पटना में अगर बात की जाए तो आप कहेंगे महेश नारायण से संबंधित रहा है। तो ऑप्शन कहेंगे बी वाला यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कर, एक तरफ संगठन एवं घटना है और एक तरफ संबंधित व्यक्ति है। कौन सी घटना किस व्यक्ति से संबंधित है? जैसे बात की जाए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर सम्मिलित करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर विकल्प सही है। चलिए बात की जाए, गया अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 1922 में देशबंधु चित्रेंद्र दास संबंधित रहे हैं। बिहार में स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 में श्री कृष्ण संबंधित रहे हैं, सही है। इसके बाद बिहार में साइमन कमीशन का विरोध 1928 में अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था, ये भी करेक्ट है। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना की बात की जाए, आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण सचिव थे, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। आप कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा। सभी ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑलरेडी सही मिले हुए हैं। 1935 के अधिनियम
के बाद बिहार में हुई राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस को दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त होने के बावजूद तत्काल सरकार का गठन नहीं हो सका। इसके मुख्य पीछे का कारण क्या था? तो आप सीधी बात की जा रही है कि 1935 के अधिनियम के बाद राजनीतिक घटनाक्रम कांग्रेस ने दोनों सदनों में बहुमत भी प्राप्त कर लिया था, लेकिन सरकार का गठन नहीं हो पाया था। इसका कारण था कि गवर्नर एम.जी. हैलेट के द्वारा विशेषाधिकारों का प्रयोग पर आश्वासन देने से इनकार कर दिया गया था। जो विशेषाधिकार थे, जो विशेषाधिकारों पर इनकार देने पर जो है ऐसा आश्वासन देने पर इनकार कर दिया गया था, जिसके चलते जो है आपका जो है सरकार का गठन जो है यहाँ पर नहीं हो पाया था। तो ऑप्शन जो है डी वाला यहाँ पर कहेंगे करेक्ट है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जलवायु क्षेत्र दक्षिण बिहार का प्रतिनिधित्व करता है? दक्षिण बिहार का प्रतिनिधित्व कौन से कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार करता है? आप कहेंगे एडब्ल्यू। कौन सा करता है? एडब्ल्यू करता है। लेकिन अगर बात किया है कि बिहार में उत्तरी बिहार की जलवायु किसमें वर्गीकृत की जाता है, तो नॉर्थ बिहार की जलवायु कहेंगे हम CWG में वर्गीकृत की जाता है। ये भी आपके कोपेन के अनुसार ही वर्गीकरण किया गया है ना। इसको भी कोपेन ने वर्गीकरण जो है किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी गया जी जिले में स्थित नहीं है? तो गया ऐसी पहाड़ी जो गया जिले में नहीं है। पीर पहाड़ी की बात किया तो आपकी गया जिले में नहीं है, जबकि ब्रह्मा योनी पहाड़ी, गुरपा पहाड़ी और पेटशिला पहाड़ी ये सभी आपकी कहां पर है? गया जिले में। जबकि पीर पहाड़ी की बात किया है तो पीर पहाड़ी कहां पर है? तो आप कहेंगे पीर पहाड़ी मुंगेर जिले में है। कहां पर है? पीर पहाड़ी मुंगेर जिले में स्थित है। आप कहेंगे पीर पहाड़ी मुंगेर में। अच्छा, मुंगेर में और भी पहाड़ी है पीर पहाड़ी के अलावा, यहाँ पर कहेंगे काली पहाड़ी है, और कौन सी पहाड़ी है? सीताचरण पहाड़ी या रखना है, और आपकी मारुक पहाड़ी है। ये सब पहाड़ी कहां पर है? ये मुंगेर जिले में स्थित है। ब्रह्मा योनी, गुरपा पहाड़ी और पेटशिला पहाड़ी है गया जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? प्राचीन बिहार काल से सोरा का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र रहा है। क्या कह रहा है? प्राचीन काल से ही जो सोरा का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र बिहार रहा है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा कहता है कि EIC ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोरा के निर्यात की शुरुआत की थी तथा बिहार के ऐसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, सिवान और मुजफ्फरपुर इत्यादि रहे हैं। आप कहेंगे बात तो दोनों सही है, पर कथन जो है आपके व्याख्या सही नहीं कर पा रहा है। आप कहेंगे AR दोनों सही हैं, परंतु RA की व्याख्या जो है नहीं कर रहा है। तो प्राचीन काल से ही सोरा जो है महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र रहा है बिहार, जिसमें सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, सिवान और मुजफ्फरपुर में उत्पादक क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी तेलहर कुंड जलप्रपात के उद्गम और प्रवाह से जुड़ी है? एक ऐसी नदी है जो तेलहर जलकुंड प्रपात से जुड़ी हुई है। आप कहेंगे दुर्गावती नदी। कौन सी है? दुर्गावती नदी है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस फसल के लिए बिहार को सबसे अधिक कृषि कर्मठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सबसे अधिक बार कृषि कर्मठ पुरस्कार बिहार को किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? आप कहेंगे गेहूं और मक्का के लिए। या रखना है गेहूं और मक्का के लिए 5 बार प्राप्त हुआ है। कितना? 5 बार कहेंगे कृषि कर्मठ पुरस्कार जो है गेहूं मक्का के लिए प्राप्त हुआ है ना। अलग अलग समय पे अलग अलग हुआ है। जैसे 2011 में अगर बात किया, 11-12 में बात किया तो चावल के लिए जो है कृषि कर्मठ पुरस्कार दिया गया था। 2012 और 13 में बात किया तो गेहूं के लिए कृषि कर्मठ पुरस्कार दिया गया है। वहीं 2015 एवं 16 में बात किया तो मक्का के लिए दिया गया था, और बात किया 2016 एवं 17 में तब भी मक्का के लिए दिया गया था। 2017-18 में अगर बात किया तो गेहूं के लिए दिया गया है। तो सबसे ज्यादा आपका गेहूं और मक्का के लिए प्राप्त हुआ। बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 2025-26-30 कार्यक्रम का कौन सा घटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा घटक नहीं है? दोगुनी रोजगार, दोगुनी आय को बढ़ाना, बिल्कुल है। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार को करना, ये भी है। सुलभ स्वास्थ्य स्वस्थ सुरक्षित जीवन के साथ भी है। हर खेत तक सिंचाई को पानी से, ये आपका जो है 7 निश्चय 3 के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि ABC आपके ऑप्शन 7 निश्चय 3 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से एक तरफ उद्योग है और एक तरफ स्थान है। कौन सा उद्योग किस स्थान पर स्थित है? जिससे बात की जाए जूट उद्योग, जूट उद्योग की बात किया तो पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा संबंधित है। मेगा फूड पार्क की बात की जाए तो आप कहेंगे मोतीपुर, मुजफ्फरपुर संबंधित है। रेशमी वस्त्र उत्पादन की बात की जाए भागलपुर संबंधित है। जूट पार्क की बात किया तो मारांगा मतलब कि पूर्णिया जिला संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा? बी वाला यहाँ पर करेक्ट रहेगा। बाकी हमने मिला दिए, देख सकते हो। किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व ने भगवान बुद्ध को प्रसिद्ध बांस का वन बेलूवन राजगीर उपहार में दिया था? किस ऐतिहासिक व्यक्ति ने दिया था? आप कहेंगे बिंबिसार के द्वारा दिया गया था। बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को बांस का वन मतलब कि बेलूवन राजगीर उपहार स्वरूप में प्रदान किया था। निम्नलिखित में से किस बिहारी व्यक्तित्व को अजात शत्रु, किसका है? किस बिहारी व्यक्तित्व को अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, उपाधि धारण जो है से जाना जाता है? तो किस बिहारी व्यक्तित्व को अजात शत्रु की उपाधि से जाना जाता है? आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर के बारे में कौन सा गलत है। उन्होंने 1985 में हरनौत निर्वाचन क्षेत्र में पहली बार विधायक एमएलए के रूप में बिहार विधानसभा में प्रवेश किया था, ये तो सही लिखा है। उन्होंने 1989 में बाढ़ संसदीय क्षेत्र में लोकसभा के लिए पहली बार संसदीय मतलब एमपी चुने गए थे, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। उन्होंने समता पार्टी के बैनर वाले चुनाव लड़कर अपने राजनीतिक सफल सक्रिय चुनावी करियर की शुरुआत, क्या सही है, आप कहेंगे गलत है ना। ये ऑप्शन आपका गलत है, क्या रखना है। उन्होंने रिकॉर्ड 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में ए, बी और डी सही है, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अपनी विशाल किलेबंदी बस्ती और प्राचीन विदेह राज्य के ऐतिहासिक संबंधी खोज के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा व्यापक उत्खनन के अधीन रहा है। तो आप कहेंगे बलिया राजगढ़। कौन सा, बली राजगढ़, सॉरी बली राजगढ़ जो है आपका कहेंगे विशाल किलेबंदी और प्राचीन विदेह राज्य के संबंधों की खोज पुरातत्विक सर्वेक्षण के लिए जाना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में दूसरी बार अधिक महिला साक्षरता दर रही है। तो 11 की जनगणना के अनुसार के जिले में दूसरी सबसे अधिक महिला साक्षरता दर पटना जिले में रही है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारत राज्य वन रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र जो फॉरेस्ट कवर है वो सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है। सबसे अधिक कमी दर्ज जो है कैमूर जिले में दर्ज की गई है, याद रखना है ना। 35.35 वर्ग किलोमीटर की कमी यहाँ पर दर्ज की गई है कैमूर जिले में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, मतलब कितने कथन आपके यहाँ पर सही है, विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेषों से विशाल महल और मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब ये सही है, आप कहेंगे मंदिर और महल के साक्ष्य कैसे प्राप्त हुए, मंदिर के तो कहीं मिले ही नहीं है। दूसरा कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो क्या सही है, तो आप कहेंगे धार्मिक जीवन का एक स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और मूर्तियां तथा मोहरे हैं। मार्त देवी, पशुपति, शिव उनके लिंग के साथ साथ पेड़ जीव जंतु की पूजा यहाँ पर की जाती थी, ठीक बात है। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास से निर्मित वस्त्र का प्रयोग करना जानते थे, तो कपास के वस्त्र के साथ हाथ से मिले हुए हैं, ये भी करेक्ट है, सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, आप कहेंगे घोड़े का तो अभाव मिला हुआ है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे, दो कथन यहाँ पर सही हैं, जबकि दो कथन यहाँ पर गलत है। वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित पड़ी शब्द किस चीज को इंगित करता है, तो वैदिक ग्रंथों में जो पड़ी शब्द बोला गया है वह किस शब्द के बारे में बताता है। पड़ी कहता है समाज का एक विशेष वर्ग के बारे में, किसके, समाज के एक विशेष वर्ग को इंगित करता है। जो लोग व्यापार वाणिज्य कार्य से जुड़े थे उन्हें पड़ी के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित बौद्ध संगतियों को अध्यक्षों पर विचार करें। तो बौद्ध संगति की अध्यक्षों के बारे में विचार करना है। पहले बौद्ध संगति में कौन रहे, दूसरी बौद्ध संगति में कौन रहा है, इस टाइप में बात करनी है। सबसे पहले महाकश्यप संबंधित है तो पहले नंबर पर, इसके बाद आपके सर्वगामिनी रहेंगे दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मोगलीपुत्र संबंधित है, आप कहेंगे चौथी बौद्ध संगति में वसुमती संबंधित है। याद रखना है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, सी, ए और बी, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो बौद्ध संगतियां चार हुई हैं उनमें कौन सी अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की गई है, बात करना है। अशोककालीन विदेशी शासक हैं और देश है, कौन सा अशोककालीन विदेशी शासक देश से संबंधित रहे हैं। जैसे टॉलमी की बात किया है तो मैसेडोनिया से संबंधित रहे, सॉरी टॉलमी की बात किया तो मिस्र से संबंधित रहे, माफी चाहता हूँ, टॉलमी मिस्र से संबंधित रहे हैं, याद रखना है। एंटीगोनस की बात किया तो मैसेडोनिया से संबंधित है। एंटियोकस द्वितीय की बात किया सीरिया से संबंधित है, और मग की बात किया आपके साइरिन से संबंधित है। तो टॉलमी जो है मिस्र से, एंटीगोनस आपके मैसेडोनिया से, एंटियोकस द्वितीय सीरिया से और मग साइरिन देश से संबंधित रहे हैं, आपको याद कर लीजिए। अभिकथन और कारण आता है, कौन सा अभिकथन यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसके बारे में बात कर रहा है। जैसे अभिकथन कहता है कि सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक जो है कहा गया है। वर्ण व्यवस्था का रक्षक सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी कहा गया है, बिल्कुल सही लिखा है। कारण कहता है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने चतुर्ण वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया था, ये भी ऑप्शन सही है। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख है किसके बारे में सूचना प्रदान करता है, समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिक्त स्थान की पूर्ति का विकल्प बताइए, उचित शब्द के आधार पर बताना है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, इस मंदिर को किस शैली में बनाया गया है, तो आप कहेंगे लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, नागर शैली में इस मंदिर को निर्माण किया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट है। कौन सी, नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथन किस शासक को संदर्भित करते हैं? जैसे वह एक प्रसिद्ध पालवंशीय शासक था जिसमें परम सौगात की उपाधि को या परम सौगात जिसे कहा जाता था। सही है। इसने विक्रमशिला और सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना करी है। तो ये बात जो है धर्मपाल के बारे में कही जा रही है। धर्मपाल ने ही परम सौगात की उपाधि को धारण किया था। विक्रमशिला और सोमपुरी के विहारों की स्थापना भी यहाँ पर करवाई थी। परमारवंशीय शासक राजा भोज द्वारा रचित ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार किस विषय से प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो परमारवंशीय शासक राजा भोज के द्वारा रचित है सम्रांगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित आप कहेंगे ग्रंथ है? आप कहेंगे वास्तुशास्त्र पर ग्रंथ है। कौन सा? वास्तुशास्त्र पर ग्रंथ है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अलबरूनी, उतबी, बेहाकी और फारूकी जैसे विद्वान किस मध्यकालीन शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? महमूद गजनबी के दरबार को सभी संबंधित थे। महमूद गजनबी के दरबार से अलबरूनी, उतबी और फैराकी और आपके फारूकी संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए अभिकथन एक तरफ तथ्य हैं और एक तरफ संबंधित शासक है, इसके बारे में बात करना है। रक्त एवं लोहे की नीति किससे संबंधित रही है? तो आप कहेंगे ये बलबन से संबंधित रही है। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए थे। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? आप कहेंगे नसरुद्दीन महमूद था। सिंचाई पर कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, याद रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मिलाने को आएंगे एग्जाम में, आप तैयार रहो, परिपक्व हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर जैसे तैमूर का आक्रमण कब हुआ? आप कहेंगे 1398 ईस्वी में हुआ। चंदावर के युद्ध की बात किया तो 1194 में हुआ। गयासुद्दीन तुगलक की हत्या आप कहेंगे 1325 में की गई थी और अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 में किया गया था, है ना। तो इस तरीके से आपका पहले बी, फिर डी, फिर सी, फिर ए ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से उत्तर पश्चिमी प्रांत हैं और मध्य भारत के कुछ हिस्से हैं जहां पर लागू की गई महलवाड़ी व्यवस्था की विशेषता क्या थी? महलवाड़ी व्यवस्था थी राजस्व तय करने और उसकी वसूली का जो कार्य है वो गांव या जागीरदार को दिया जाता था। जागीर गांव के मुखिया को एक तरीके से दिया जाता था। बी ऑप्शन कहेंगे महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आंग्ल मैसूर युद्धों के संबंध पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? किसके बारे में? आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में कौन सा सही है? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से 1769 में जो है समाप्त हुआ था, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए, हैदर अली ने सफलतापूर्वक मराठों हैदराबाद के निजाम को मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ गठबंधन को बनाया था। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में करेक्ट है। कथन और कारण आता है कि 1813 के चार्टर एक्ट को आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए एक अहम निर्णायक पड़ाव के तौर पर व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। क्या सही है? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है 13 के चार्टर एक्ट के लिए। कारण कि इसमें स्पष्ट रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्षेत्रों में साहित्य, विज्ञान, स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए राशि को आवंटित करने और खर्च करने को निर्देश जो है दिए गए थे। तो आप कहेंगे 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में दोनों बातें सही लिखी हैं, व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 19वीं सदी में जनजाति और नागरिक विद्रोह के बारे में प्रमुख नेता कौन थे? जैसे कोल विद्रोह आपका 1831-32 में हुआ है, इसके आपके नेता जो है बुद्धो भगत थे। कोणा डोरा विद्रोह 1900 ईस्वी में हुआ था, इसके नेता आपके कोरा मलैया थे। खासी विद्रोह 1829 से 33 में हुआ है, इसके आपके तीरथ सिंह नेता संबंधित थे। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पहले का बी टू बी, दूसरे का सी और तीसरे का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। चैनल अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग जब मोटिवेशन देते हो तो और अच्छा काम करने में कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। क्वेश्चन आता है किस समाज सुधारक ने बाल विवाह के मुखर आलोचक होने के बावजूद 1878 में नाबालिग बेटी की शादी कूच बिहार के महाराजे से कराकर विवाद खड़ा कर दिया और लोगों को तीखी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। समाज सुधारक थे, बाल विवाह के मुखर आलोचक थे, इसके बावजूद भी अपनी बेटी का विवाह कूच बिहार के महाराजा से कराकर जो है एक विवाद की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। केशव चंद्र सेन इनका नाम था। कौन था? केशव चंद्र सेन नाम था। एंचिसन आयोग कौन सा है? एंचिसन आयोग 1886 के संबंध पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? एंचिसन कमीशन को इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस की स्थितियों की जांच करने, भारतीयों को ज्यादा भागीदारी के लिए सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था, बिल्कुल बात ठीक है। कमीशन की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप आईसीएस की परीक्षा के लिए आयु सीमा 19 वर्ष से घटाकर 23 वर्ष कर दी गई, गलत है। तो केवल ऑप्शन पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से आयोग हैं और समितियां हैं, उनके गठन में कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जैसे ली कमीशन की बात किया है, ली कमीशन आपका 1923 से संबंधित है। स्टिलिंगटन कमीशन की बात किया है तो स्टिलिंगटन कमीशन आपका 1912 से संबंधित है। विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन की बात किया तो 1907 से संबंधित है और मैकाले समिति की अगर बात किया तो 1854 से संबंधित है। ऑप्शन 4, 3, 2, 1 आ जाएगा। आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आप कहेंगे गलत है। यहाँ पर कौन सा कथन आपका गलत है बात कर रही है, तो बात की जाए कि वारेन हेस्टिंग ने घेरे की नीति को अपनाया था, बिल्कुल बात ठीक है। लॉर्ड लॉरेंस ने कुशल आक्रमणता की नीति अपनाई, करेक्ट है। लॉर्ड लिटन ने आक्रामक अग्रगामी की नीति अपनाई थी, बिल्कुल सही है। और लॉर्ड बेलीजली ने व्यक्तिगत सिद्धांत अपनाया था, लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था, है ना। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहेंगे किस चीज के लिए, आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर जो है व्यक्तिगत का सिद्धांत को अपनाया था, ना कि आप कहेंगे लॉर्ड बेलीजली ने अपनाया। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर कहेंगे गलत हो जाएगा, जबकि ए, बी और सी ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। ऐतिहासिक लाल किला का मुकदमा के बारे में कांग्रेस द्वारा गठित कानूनी बचाव टीम कौन सी हस्ती शामिल नहीं थी, तो आप कहेंगे के एन काटजू शामिल थे, भूलाबाई देसाई शामिल थे, तेज बहादुर सप्रू शामिल थे, सी राजगोपाली इसमें शामिल जो है आपके नहीं थे। लाल किला का मुकदमा आप सभी को पता होगा 1945-46 में किया गया था। वह कौन सा पहला किसान संगठन था जिसने केवल लगान या राजस्व में कमी की मांग करने के बजाय जमींदारी व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने की स्पष्ट जो मांग है वह रखी थी। तो वह कौन सा पहला किसान संगठन था जिसने केवल लगान या राजस्व में कमी की मांग की बजाय जमींदारी व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने के लिए स्पष्ट मांग रखी थी, आप कहेंगे बिहार प्रांतीय किसान सभा थी। कौन सी, बिहार प्रांतीय किसान सभा थी। रखना एक तरफ संगठन और संघ है और दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति हैं। जैसे बात की जाए पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरूजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आएगा कि पुस्तक और लेखक है, कौन सा पुस्तक किस लेखक के बारे में गलत है। तो अनहैप्पी इंडिया की बात की जाए लाला लाजपत राय संबंधित है, करेक्ट है। इंडिया विंस फ्रीडम की बात किया तो राजेंद्र प्रसाद संबंधित नहीं है। इंडिया विंस फ्रीडम से कौन संबंधित है, कोई बता सकता है, आप कहेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद संबंधित है। कलाम जो आजाद हैं वो आपके संबंधित रहे हैं, याद रखना है। तो बी ऑप्शन गलत है। द इंडियन स्ट्रगल से सुभाष चंद्र बोस संबंधित है। सत्याग्रह प्रकाश से स्वामी दयानंद सरस्वती जो है संबंधित है। या आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम देसी भाषा प्रेस अधिनियम के तहत सबसे पहले मुकदमा जो है चलाया गया था, तो आप कहेंगे सोम प्रकाश पर। किस पर, सोम प्रकाश पर सबसे पहले जो है मुकदमा को चलाया गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 के संदर्भ में कौन सा संवैधानिक सिफारिशों के सही ढंग को दर्शाता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट के बारे में कहेंगे भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत डोमिनियन दर्जा प्राप्त होना चाहिए, बिल्कुल बात ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जानी चाहिए, आप कहेंगे सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है नेहरू रिपोर्ट 1928 के बारे में, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। कौन सा बॉम्बे प्लान 1944 के महत्व को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। बॉम्बे प्लान 1944 को कौन सा तैयार करता है, उद्योगपतियों के द्वारा तैयार किए जाने के बावजूद इसमें सरकार के नेतृत्व वाली आर्थिक योजना का समर्थन किया गया था, आप कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर आपके, तो इसमें बॉम्बे प्लान के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, बात की जा रही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात किया, पहला ऑप्शन आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के रुख का समर्थन करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, क्या सही है, आप कहेंगे गलत है। दूसरा कहता है महाराष्ट्र के सतारा में बनाई गई गुप्त समानांतर सरकार इस आंदोलन के सबसे असरदार स्थानीय प्रतिरोधों में से एक थी, बिल्कुल बात ठीक है। तो केवल दूसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। एक तरफ अखबार है, दूसरी तरफ विशेषता है, कौन सा अखबार किस विशेषता के लिए जाना जाता है। जैसे उदंत मार्तंड की बात की जाए तो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। समाचार सुधा वर्षण की बात किया है, पहला बंगाली समाचार पत्र था। बंगाल गजट की बात किया तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। आप कहेंगे तीनों विकल्प आपके यहाँ पर सही ऑलरेडी मिले हुए हैं। किसने गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था, सरोजिनी नायडू, बेगम जहारा शहनवाज और राधाबाई सुब्बारायन के द्वारा जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। ए ऑप्शन आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जर्मनी के कोयला उत्पादक क्षेत्र के रूप में नहीं जाना जाता। कौन से क्षेत्र को नहीं जानता, रुर घाटी को जाना जाता है, लॉरेन बेसिन को नहीं जाना जाता। लॉरेन बेसिन क्योंकि उत्तर पूर्वी फ्रांस में, याद रखना है। सार बेसिन जर्मनी में कोयला उत्पादक क्षेत्र और अचेन बेसिन भी है, लेकिन इसमें लॉरेन जो बेसिन लिखा है वो आपके फ्रांस का, आप कहेंगे कौन सा है, उत्तर पूर्वी फ्रांस का कोयला प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कोयला ही, लेकिन वो फ्रांस का है, जर्मनी का नहीं है। कौन सी पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बीच की प्राकृतिक सीमा बनाती है। फ्रांस और स्पेन के बीच की प्राकृतिक सीमा पेरिनीज बनाती है, आप कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
कौन सा विकल्प कोरिलेस बल के संदर्भ में सही है? कोरिलेस बल के बारे में कौन सा है? अक्षांशों में वृद्धि के साथ कोरिलेस बल के मान में वृद्धि होती है। आप कहेंगे अक्षांशों में वृद्धि के साथ कोरिलेस बल के मान में वृद्धि होगी। कोरिलेस बल के बारे में सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। किस देश की सीमाएं भूमध्य सागर से लगती हैं? ऐसी कौन सी देश है जिसकी सीमाएं भूमध्य सागर से लगती हैं? तो ऑप्शन कहेंगे आप, एक तो इजराइल की लगती है, दूसरा लेबनान की लगती है, जॉर्डन की नहीं लगती, इराक की नहीं लगती, सीरिया की लगती है। तो 1 2 4 ऑप्शन सी वाला रहेगा। आप कहेंगे भूमध्य सागर से इजराइल, लेबनान और सीरिया की सीमा जो है आपकी लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? उपरोक्त में से कौन सा कथन करेक्ट है बात की जा रही है? तो नदी के बालू और अवसादी निक्षेप से प्राप्त सोना को प्लेसर कहते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। भारत में कोयला, हट्टी, रामगिरी सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जननांग लाभांश के बारे में कौन सा, जननांग लाभांश के बारे में कौन से कथन यहाँ पर करेक्ट है? इसके अंतर्गत किसी देश की कार्यशील वर्ग को जो स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त हो उसको जननांग की लाभांश में शामिल किया जाता है। सही लिखा है। 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को जननांग लाभांश में शामिल किया जाता है। ये भी करेक्ट है। जननांग लाभांश की स्थिति जनसंख्या पिरामिड सीधा होता है। आप कहेंगे भैया गलत लिखा है ना? क्या है? गलत लिखा है। तो आपका ऑप्शन रहेगा पहला और दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से टोडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? वैसे इसका आंसर तो आप लोग अगर कमेंट में बताएंगे तो मुझे बड़ा प्यारा अच्छा लगेगा, क्योंकि टोडा जनजाति तो सभी को, अक्सर सभी को पता होगा, है ना? टोडा जनजाति मुझे बताइएगा किस क्षेत्र में निवास करती है? अरावली पर्वत में, गारो पर्वत में, नीलगिरी पर्वत में या जयंतिया पर्वतमाला में? इन चारों में से कौन सी एक जगह टोडा जनजाति निवास करती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, बताना है सभी को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्टिगेशन क्या है? भाई फर्टिगेशन क्या है? जल के साथ उर्वरकों को मिलाकर सिंचाई करने को फर्टिगेशन जो है कहते हैं। जल के साथ में उर्वरकों को मिलाया जाए उसे फर्टिगेशन कहते हैं। बेंगलुरु और चेन्नई लगभग एक समान अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद उनकी जलवायु में पर्याप्त भिन्नता है। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि आप कहेंगे बेंगलुरु की जो ऊंचाई है वो अधिक है, और ये ऊंचाई भी एक अपने आप में कहेंगे जलवायु के लिए कारण मानी जाती है। जैसे ऊंचाई का अभाव हो जाता है, समुद्र से निकटता हो जाए, तो ये सभी कारण भी आपके जलवायु को प्रभावित करते हैं। गंगा नदी के बाईं तट से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा नदी के बाईं तट से मिलने वाली सहायक नदी की बात किया है, आप कहेंगे रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी आपके बाएं तट से मिलती है, रखना है लेफ्ट वाले तट से मिलती है। जबकि सोन नदी, यमुना नदी, टोंस नदी, ये सभी नदियां कहां से मिलती हैं? आप कहेंगे राइट से मिलती हैं। तो रामगंगा नदी आपके बाएं तट से मिलती है, रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के चुनाव आयोग नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी को मिली संवैधानिक सुरक्षा के बारे में विचार करें। और यहाँ पर क्या विचार करना है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? चलिए विचार कर लेते हैं। पूरी तरह से काम करने की आजादी सुनिश्चित करने के लिए संविधान यह तय करता है सीएजी और भारत के चुनाव आयोग दोनों के प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित हो, उन पर वोटिंग न हो। क्या सही लिखा है? आप कहेंगे गलत लिखा है। सीएजी का जो कार्यालय का प्रशासनिक खर्च है, आप कहेंगे भारत की संचित निधि से किया जाता है। भारत के चुनाव आयोग का प्रावधान इसके लिए आर्टिकल 324 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, या रखना है। चुनाव आयोग बजट पर संसद में वोटिंग होती है ना? चुनाव आयोग की संसद में वोटिंग होती है, तो गलत होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरह और ही आधारों पर पद से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए जुड़ी एक खास संवैधानिक सुरक्षा बाकी चुनाव आयुक्तों को नहीं मिलती है। बिल्कुल सही है। तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। भारत में लोक सेवा आयोग के ढांचे के बारे में यहाँ पर विचार करना है। विचार करना है कौन सा सही है, किसकी बात की जा रही है? भारत में लोक सेवा आयोग के बारे में विचार करना है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें भारत के राष्ट्रपति की तरह उसी तरह उन्हें आधारों पर हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। क्या सही लिखा है? तो आप कहेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया का आधार सुप्रीम कोर्ट के जज के समान यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जेपीएससी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है संसद के एक अधिनियम के द्वारा बनाई गई एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था होती है ना? संवैधानिक संस्था होती है, तो गलत हो गया ये भी। तो पहला सही है, ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद की विधायी शक्तियों के बारे में विचार करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। संसद की विधायी शक्तियों के बारे में राज्य सूची में बात करनी है, कौन सा सही है? आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा के द्वारा पारित एक प्रस्ताव जो संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, अधिकतम 3 साल की लगातार अवधि तक लागू रह सकता है। क्या सही है? भाई एक बार में शक्ति 1 वर्ष तक ही सीमित है, ना कि 3 साल तक के लिए, तो ये गलत हो गया। आर्टिकल 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त अनुरोध पर संसद राज्य सूची के लिए किसी विषय पर कानून बनाती है।
उस कानून में बाद में संशोधन या रद्द केवल संसद ही कर सकती है, ना कि सहमति देने वाले राज्यों की विधानसभाएं। बिल्कुल बात ठीक है, तो केवल दूसरा सही रहेगा, पहला वाला यहाँ पर आपका गलत है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल विशेष अनुमति याचिका जो है संबंधित है? तो आप कहेंगे SLP, विशेष अनुमति याचिका किस अनुच्छेद से संबंधित है? आप कहेंगे 136, 136 से संबंधित है, आर्टिकल 136 से संबंधित है। भारत का संविधान न्यायिक समीक्षा जो है, जुडिशियल रिव्यू शब्द स्पष्ट रूप से किस अनुच्छेद में परिभाषित करता है? आप कहेंगे संविधान में ऐसा कहीं भी आर्टिकल का प्रावधान नहीं किया गया है ना, तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब इन चारों में गलत ऑप्शन कौन सा है? अनुच्छेद 31B को प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, बिल्कुल सही लिखा है। अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची के रखे गए विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों को सुरक्षा प्रदान करता है, आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। अनुच्छेद 31B कानूनों केवल आर्टिकल 14 और 19 उल्लंघन से बचाता है, वही गलत लिखा है। 1973 के बाद से अनुच्छेद 31B के कानूनों की समीक्षा की जा सकती है यदि वे मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं, आप कहेंगे ये भी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे आपका गलत था, बाकी ABD सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक लोकप्रिय नेता को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए होने के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है। 3 सप्ताह बाद उसकी सरकार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव के दौरान उनका मतदान का अधिकार क्या है? क्या मतदान का अधिकार होता है? तब आप कहेंगे मतदान का अधिकार होगा कि बिल्कुल भी वोट नहीं कर सकते। क्या होगा? बिल्कुल भी वोट वह नहीं कर सकते, ये आपका मतदान का अधिकार होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये अब थोड़ा सा क्या है, बहुत दूर दूर लिखा है तो मुझे पेज को ना आगे पीछे करना पड़ रहा है, तो मैनेज कर लीजिएगा प्लीज। लोकसभा अपने मानसून सत्र के दौरान सक्रिय रूप से चल रही है, लेकिन राज्यसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया, तो अचानक आए आर्थिक संकट के कारण तुरंत एक नया कानून बनाने की जरूरत है। क्या राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई स्थिति में अध्यादेश जारी करने की संवैधानिक शक्ति होती है? तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि एक सदन का सत्र स्थगित चल रहा है, इसके लिए राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करने की संवैधानिक शक्ति के तहत पारित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। राज्य पुलिस एक नागरिक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एक प्रिवेंटिव डिटेक्शन कानून के तहत गिरफ्तार करती है। वह गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के अपने संवैधानिक अधिकार की मांग करता है। क्या उसकी मांग संवैधानिक रूप से सही है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आर्टिकल 22 के क्लोज 3 में एक्ट के तहत जो है 24 घंटे में तब उसकी संवैधानिक रूप से मांग को जो है सही नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि उसको जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है गिरफ्तार किया गया है ना। तो इस तरीके से आप कहेंगे यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के विभिन्न सहकारी और प्रशासनिक परिषदों के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत के विभिन्न सहकारी और प्रशासनिक परिषदों के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो अंतरराज्य परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जो 1950 में संविधान के लागू होने के समय लगातार अस्तित्व में आई थी। क्या सही है? तो आप कहेंगे पहली बात तो ये गलत हो गया। दूसरा कहता है क्षेत्रीय परिषद है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा बनाई गई वैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। तीसरा है केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों में समान अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। पूर्वोत्तर राज्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषद अधिकार के क्षेत्र में शामिल है, नहीं भाई क्षेत्र में शामिल नहीं होता है, तो कहेंगे दूसरा और तीसरा शामिल है, जबकि चौथा और पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है? गलत ऑप्शन है, याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, 1 मिनट। भाई गर्मी बहुत है, बोलते बोलते प्यास लगाती है, गला सूख जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साधन लागत पर शुद्धि राष्ट्रीय उत्पाद NNPFC को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय के नाम से भी जाना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। पूंजी खाता के लिए निम्नलिखित घटकों पर विचार करें। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण को पूंजी खाता में, ठीक है। फाइटर जेट खरीदने पर रक्षा खर्च, ये भी आपके पूंजी खाता में। आंतरिक ऋण का ब्याज भुगतान नहीं, ये आपका पूंजी खाते में नहीं आएगा, तो कहेंगे हम जो है कैपिटल पूंजीगत प्रकृति में आपका पहला और दूसरा आएगा, तीसरा वाला जो है आंतरिक ऋण नहीं आएगा। थोक मूल्य सूचकांक WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट है? वस्तु और सेवाओं दोनों की कीमतें शामिल की जाती हैं, भाई नहीं की जाती हैं। WPI में निर्मित उत्पादों का सबभार सबसे अधिक होता है, आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। इसमें सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, आप कहेंगे ये भी ऑप्शन गलत है। केवल आपका यहाँ पर कौन सा सही है? दूसरा ऑप्शन सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का इनमें से चारों में कौन सा काम नहीं है? केंद्र सरकारों के बैंकर के तौर पर काम करना, यह शामिल है।
सभी करेंसी नोट और सिक्के छापना और ढालना, नहीं ये कार्य नहीं आता है, इसका कुछ कार्य आपका वित्त मंत्रालय के पास भी होता है, तो गलत हो गया। देश की मौद्रिक नीति बनाना, उसे लागू करवाना, ये भी कार्य है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी को विनियमित करना और निगरानी करना, ये भी कार्य है। तो ए, सी और डी तो कार्य है, जबकि आपके यहाँ पर बी ऑप्शन कार्य पूरे तरीके से आरबीआई के अधीन नहीं आते। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कौन सा क्षेत्र वित्तीय वर्ष 25-26 फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए अपनी पूर्ण वर्षीय अनुमानित सकल मूल्य वर्धित ग्रॉस वैल्यू एडिशन विकास दर के साथ सम्मिलित करता है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप कहेंगे सेवा क्षेत्र जो है, कौन सा सेवा क्षेत्र 9.1% के छात्र जो है यहाँ पर सही है, बाकी ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कौन सा सही क्रम सरकारी राजस्व के 4 स्रोतों को बढ़ते क्रम में दर्शाता है? तो जीएसटी एवं अन्य कर, कॉर्पोरेट कर, आयकर, उधार एवं अन्य देनदारियां। तो आप कहेंगे बी ऑप्शन आपका सरकारी राजस्व के 4 स्रोतों को क्रम के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? तो बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 374 है, याद रखना है 374 है। केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है? तो बिहार में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की गई है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। शाब्दिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की ग्रामीण महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? तो आप कहेंगे 45.9%, कितना? 45.9% है, आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट है। ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर की बात की जा रही है, महिलाओं में 45.9%। प्रतिरोध R तथा लंबाई L के एक समान धात्विक तार 2 बराबर भागों में काटा जाता है। यदि इन दोनों भागों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए, पैरेलल जोड़ा जाए, तो संयोजन का नया समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R4 हो जाएगा, R/4 हो जाएगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है और अपनी अधिकतम ऊंचाई के आधे पर एक स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो आप कहेंगे स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा का अनुपात 1:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्र में सनराइज सेक्टर शब्द को निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? सनराइज सेक्टर सबसे अच्छी तरह परिभाषित अर्थशास्त्र में कौन सा करेगा? आप कहेंगे उच्च विकास क्षमता, तीव्र नवाचार और मजबूत निवेश आकर्षण वाला एक नया उभरता हुआ उद्योग को सनराइज सेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ध्वनि की गूंज और प्रतिध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही है? ध्वनि की गूंज और प्रतिध्वनि के बारे में गूंज तब बनती है जब ध्वनि तरंगें किसी कठोर सतह से टकराकर वापस लौटती है, बिल्कुल ठीक है। जब कई बार टकराकर ध्वनि तरंगें 0.1 सेकेंड से कम समय में कान तक पहुंचती हैं तो एक लंबी खींची हुई ध्वनि बनती है, इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। गूंज सुनने के लिए जरूरी कम से कम दूरी गर्म दिन में कम हो जाती है, हवा का घनत्व, अरे गलत लिखा है, केवल पहला दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखा था। दो एक जैसे द्रव्यमान के बीच की दूरी से इलास्टिक टक्कर में, जिसमें एक शुरू में स्तर है, गति द्रव्यमान टक्कर के बाद स्तर हो जाती है, इसका मतलब क्या है? दो एक जैसे द्रव्यमानों के बीच की पूरी तरह से इलास्टिक टक्कर में, जिसमें एक शुरू में स्तर है, गतिमान द्रव्यमान टक्कर के बाद स्तर हो जाता है, इसका मतलब क्या है? टक्कर आमने सामने की है, क्या है? टक्कर आमने सामने की है, हेड ऑन की है, याद रखना है ना। चलिए टक्कर आमने सामने की है। नीले एलईडी बल्ब बनाने के लिए किस कंपाउंड सेमीकंडक्टर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? नीले एलईडी बल्ब बनाना हो, किस कंपाउंड सेमीकंडक्टर का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाएगा? आप कहेंगे गैलियम नाइट्राइड का प्रयोग किया जाएगा, GaN का, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सूर्य अपने केंद्र में नाभिकीय संलयन के माध्यम से निरंतर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। कौन सी क्वांटम घटना हाइड्रोजन नाभिकों प्रोटॉन को उनके बीच के पारस्परिक विद्युत स्थैतिक प्रतिघर्षण को पार करने और किस सिद्धांतों के अनुसार अपेक्षित तापमान से कम तापमान पर भी आपस में संलयन फ्यूजन होने में सक्षम बनाती है? तो आप कहेंगे क्वांटम टनलिंग। क्या होती है? क्वांटम टनलिंग जो है आप कहेंगे सक्षम बनाती है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और मैंने जूम कर रखा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत थोड़ा बहुत हो रही होगी। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान क्या होगा? कम हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने पर जी का मान बढ़ जाता है, नहीं भाई बढ़ता नहीं है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी के घूमने के कारण भूमध्य रेखा पर जी का मान अधिकतम हो जाता है, नहीं अधिकतम नहीं होगा, तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही रहेगा, दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। 1500 किलोग्राम की कार का त्वरण क्या होगा यदि इंजन 4500 N जो है बल लगाता है
और घर्षण 1500 N बल की गति इसका विरोध करता है। तो आप कहेंगे क्या त्वरण हो जाएगा, 1500 किलोग्राम की बार का त्वरण क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2ms2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2ms2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार और ऊर्जा के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। किसके बारे में, कार और ऊर्जा के बारे में। तो कार और ऊर्जा के बारे में कौन सही है, किसी कण पर संरक्षित बल के द्वारा किया गया कार्य जो है पथ पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल बात ठीक है। गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होती, अरे भाई गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होती है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के केवल जड़त्वीय फ्रेम में मान है, ये भी करेक्ट है। शक्ति का एक अदिश राशि है, कैसी शक्ति, एक अदिश राशि है, करेक्ट है। तो 1 3 4 सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज विद्युत परिपथों में उपयोग किया जाने वाला एक सुरक्षा उपकरण है। इलेक्ट्रिक फ्यूज के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो इसे लाइव वायर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बिल्कुल ठीक है। उच्च गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, नहीं, उच्च गलनांक वाले पदार्थ से यह नहीं बना होता है। यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें जोड़ने वाले तारों की तुलना में उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है, ये भी करेक्ट है। बी ऑप्शन कहेंगे आपका जो है यहाँ पर गलत था। रात में उच्च दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सड़क यातायात संकेतों ट्रैफिक साइन को मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। रातों में देखा होगा जो आपके साइन होते हैं सड़क पर वो चमकते हैं, किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, आप कहेंगे रेट्रो रिफ्लेक्टिव सीटिंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर रेट्रो रिफ्लेक्टिंग सीटिंग का सामग्री का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। एक तरफ पारंपरिक नाम है, दूसरा रासायनिक सूत्र है, कौन सा पारंपरिक नाम किस रासायनिक सूत्र सम्मिलित है। फिलोस्फर्स वूल की बात की जाए आप कहेंगे ZnO सूत्र है। सफेद विट्रियल की बात की जाए आप कहेंगे ZnSO4 SH2O सम्मिलित है। और कैलेमाइन की बात की जाए ZnCO3 सम्मिलित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम संकेतक धारी विलयन में गुलाबी हो जाता है और अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाता है, कौन सा हो जाता है, आप कहेंगे फेनोफिथलीन। कौन होता है, फेनोफिथलीन कृत्रिम संकेतक क्षारीय विलयन में गुलाबी रहता है और अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। लचीलेपन के कारण बिना टूटे चटके आधुनिक स्मार्टफोन को रोलेबल और फोल्डेबल डिस्प्ले बनाने की अनुमति देने के लिए अत्यधिक लचीले और पारदर्शी आधार परत के रूप में किस सामग्री का सबसे बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, पॉलीएमाइड PI फिल्म का प्रयोग किया जाता है। जो आपने देखा होगा मुड़ जाता है ना, फोल्डेबल हो जाता है, रोल हो जाता है। आजकल ऐसे मोबाइल कई आ रहे हैं, याद रखना। रासायनिक अभिक्रिया है MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। कौन सा पदार्थ अपचायक के रूप में कार्य करता है, तो आप कहेंगे कौन सा पदार्थ है, आप कहेंगे HCl SC1 है ना, SC1 है प्रयोग जो है किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, ऐसा कौन सा मिश्रण जो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसमें से आप कहेंगे वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन जो है आपका टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा, जबकि कोलाइड परिक्षेपण विषमांगी निलंबन और स्थूल पायस ये सभी आपके टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित जो है करते हैं, जबकि वास्तविक विलयन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक रबड़ की लॉन्च तथा तन्य शक्ति में सुधार करने के लिए वल्नीकरण की प्रक्रिया के दौरान कौन सा तत्व मिलाया जाता है, तो आप कहेंगे सल्फर गंधक को मिलाया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नीचे दिए गए कोलाइड घोलों के बारे में बताना, एक तरफ कोलाइड है दूसरी तरफ उदाहरण है। तो एरोसोल की बात की जाए एरोसोल बादल से संबंधित है, इमल्सन की बात किया है मेयोनेज से संबंधित है, जेल की बात किया है चीज से संबंधित है और फॉर्म की बात किया तो विड क्रीम से संबंधित होते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ अयस्क है और एक तरफ धातु है, कौन सा इसके धातु संबंधित है। जैसे बॉक्साइट की बात किया है एल्यूमिनियम से संबंधित है, हेमेटाइट की बात किया है लोहे से संबंधित है, स्फेलेराइट की बात की जाए जिंक से संबंधित है और कैसीटेराइट की बात किया तो टिन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर भी आपका बी वाला करेक्ट है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जानवरों की कोशिकाओं में अलग अलग तापमान पर सेल मेम्ब्रेन की तरलता बनाए रखने के लिए कौन सा अणु जिम्मेदार होता है, कोलेस्ट्रॉल संबंधित होता है। कौन सा, कोलेस्ट्रॉल जो होता है अलग अलग तापमान पर सेल मेम्ब्रेन की तरलता को बनाए रखने के लिए कोशिका होती है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इनमें से कौन सा यकृत का काम नहीं है, तो इनमें से यकृत का काम कौन सा नहीं है, पित्त का उत्पादन करना कार्य है, ग्लाइकोजन का भंडारण करना भी कार्य है, अमोनिया को यूरिया में बदलकर डिटॉक्सिफाई करना यह भी कार्य है, इंसुलिन का स्राव ये कार्य जो है आपका यकृत का नहीं होता है। तो ऑप्शन कहेंगे डी वाला यहाँ पर आपका गलत है, बाकी आप कहेंगे जो है ABC आपके यकृत के कार्य की श्रेणी में आते हैं।
डीएनए अणु में एडेनिन का प्रतिशत 30% है, गुआनिन का प्रतिशत कितना होता है? तो डीएनए अणु में एडेनिन का प्रतिशत कितना है? 30%, जबकि गुआनिन का प्रतिशत कितना है? आप कहेंगे 20%। कितना है? 20% है, याद रखना है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। वह हार्मोन जो बहिस्रावी अमाशय और बहिस्रावी अमाशय से अग्नाशय रस के स्राव को उत्तेजित करता है, वह कौन सा होता है? उसे हम कहेंगे कोलेसिस्टोकिनिन कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एमआरएनए का बेस क्रम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण को निर्देशित करता है? ऐसा कौन सा एमआरएनए का बेस क्रम है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण को निर्देशित करता है? आप कहेंगे ट्रांसलेशन होता है। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह कौन सा वायरस है जो अपने आनुवंशिक पदार्थ को होस्ट जीनोम में मिला लेता है, सालों तक निष्क्रिय रहता है और किस चरण में माना जाता है? इसे लाइसोजेनिक चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोजेनिक चरण कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइक्रोराइजल संबंध मुख्य रूप से पौधों में किस तरह के लाभ पहुंचाते हैं? माइक्रोराइजल संबंध जो है मुख्य रूप से पौधों में किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं? फास्फोरस सूक्ष्म पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जड़ की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना इनका प्रमुख कार्य जो होता है, इसीलिए इनको लाभ भी मिलता है। खाद्य श्रृंखला में तृतीयक उपभोक्ता स्तर बायोमास उत्पादक स्तर की तुलना में कम होता है। बिल्कुल बात ठीक है। पोषण स्तरों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण केवल 10% तक ही कुशल होता है। ये भी सही है। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है, तो ए ऑप्शन कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नीचे दिए गए विटामिन है और कमी से होने वाला रोग कौन सा है? कौन से विटामिन से कौन सी कमी होती है? विटामिन ए से बात किया तो रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी3 से पेलेग्राहा रोग हो जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है और विटामिन डी से रिकेट्स रोग जो है हो जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस जोड़ में एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के गड्ढे में फिट हो जाता है? ऐसा कौन सा जोड़ होता है जिसमें एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के गड्ढे कैविटी में फिट हो जाता है? इसे हम क्या कहते हैं? बॉल सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉल सॉकेट कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। सीरम में कौन सा हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है और टीकाकरण के बाद लंबे समय तक सुरक्षा देने वाली प्रतिरक्षा का मुख्य हिस्सा बनाता है? आप कहेंगे आईजीजी। कौन सा होता है? आईजीजी होता है, याद रखना है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आईजीजी होता है, याद रखना है। देश में मशरूम उत्पादन में बिहार की भागीदारी कितनी है? देश में मशरूम उत्पादन में बिहार की भागीदारी 11% है और तब भी पूरे भारत में पहला टॉप स्थान पर मशरूम उत्पादन में स्थान है। त्रिनाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला सुशीला विशेषर बनी है। बिहार में किस जिले से इनका संबंध है? आप कहेंगे बक्सर जिले का इनका संबंध है। त्रिनाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार को 2028 में किस मेज की मेजबानी का अधिकार मिला है? बिहार को 2028 में किसकी मेजबानी का, पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी का अधिकार जो है दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन कौन सा है? मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले में पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को है, मंगलवार नहीं है, प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को यह मनाया जाएगा। तो दूसरा गलत है, केवल पहला वाला पंचायत विकास दिवस के बारे में करेक्ट है। राज्य में सुनियोजित शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 12वें ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप किस जिले में विकसित किया जाएगा? तो 12वें ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की बात किया है, रोहतास जिले में जो है आपका विकसित किया जाएगा। नाम परिवर्तन के संबंध में बताना है, कौन से युग में यहाँ पर करेक्ट है? जैसे राजभवन बिहार की बात किया है तो लोक भवन नाम हो चुका है। प्रधानमंत्री कार्यालय की बात की जाए तो आप कहेंगे सेवा तीर्थ हो चुका है, याद रखना है। केंद्रीय सचिवालय की बात किया है तो कर्तव्य भवन नाम हो गया है और पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन हो चुका है। सभी ऑप्शन हमने मिला दिए, बाकी 2 ऑप्शन सही थे, बाकी ऑप्शन हमने करेक्ट कर दिए। समाधान दीदी चैटबॉट कौन सा है? समाधान दीदी चैटबॉट के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? समाधान दीदी चैटबॉट के बारे में सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाने को समाधान दीदी चैटबॉट के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इंस्पायर योजना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? इंस्पायर योजना के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो बात की जाए, यह विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के द्वारा संचालित की जाती है, करेक्ट है। इसका उद्देश्य है युवाओं को विज्ञान के अध्ययन के लिए और अनुसंधान की ओर आकर्षित करना, करेक्ट है। यह योजना स्कूली छात्रों से लेकर कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है इंस्पायर योजना। आप कहेंगे तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके इंस्पायर योजना के बारे में करेक्ट है। आईएनएस तारागिरी एक प्रकार का जहाज है। आईएनएस कैसा प्रकार का जहाज है? स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जहाज है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 5वां विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? 5वां है विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन का जो आयोजन है, आप कहेंगे हुआ हिंद थाईलैंड में किया गया। कहां पर? हुआ हिंद थाईलैंड देश में किया गया है।
बिहार सरकार के द्वारा घोषित नए दिवसों के संबंध में कौन सा गलत है? बिहार संग्रहालय कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 7 अगस्त को। महाराणा प्रताप की जयंती की बात की जाए तो महाराणा प्रताप की जयंती 9 जून को नहीं मनाई जाती है, 9 मई को मनाई जाती है। विजयोत्सव 23 अप्रैल को मनाया जाता है। जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। ए बी डी ऑप्शन करेक्ट थे, जबकि सी वाला सॉरी ए बी सी ऑप्शन सही थे, बी वाला गलत था, मैंने आपको यहाँ पर करेक्ट बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार सरकार में युवा रोजगार कौशल विकास विभाग कौन मंत्री है? युवा रोजगार कौशल विकास विभाग के मंत्री की बात की कौन है? आप कहेंगे श्री अरुण शंकर प्रसाद हैं। कौन है? अरुण शंकर प्रसाद युवा रोजगार कौशल विकास के मंत्री हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पर सही था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार स्टेट हाईवे जो एसएच होते हैं, स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई 3 जिले कौन से हैं? तो आप कहेंगे यहाँ पर 3 जिले, एक तो गया जी हो जाएगा पहला, फिर दूसरा दरभंगा और तीसरा नवादा जिला संबंधित है। बी ऑप्शन कहेंगे यहाँ पर आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार के निम्नलिखित खिलाड़ियों उनकी उपलब्धियों पर विचार करना है। बिहार के खिलाड़ियों और उनकी उपलब्धियों के बारे में विचार करना है। शैलेश कुमार विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, करेक्ट है। अनवर ने 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, करेक्ट है। अंजू कुमारी ने 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियंस में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, करेक्ट है। आप कहेंगे यहाँ पर सभी ऑप्शन यहाँ पर बिहार में खिलाड़ियों के बारे में करेक्ट है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 6 के संबंध में विचार करना है, कौन सा करेक्ट है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के बारे में कौन सा सही है? तो यह सर्वेक्षण नोडल एजेंसी नीति आयोग है, तो नोडल एजेंसी नीति आयोग नहीं है, पहली बात तो गलत हो गया। दूसरा कहता है यह सर्वेक्षण जिला स्तर तक के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आंकड़े प्रदान करता है, तो ऑप्शन कहेंगे केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। NFH 6 की बात किया केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में इसको जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई नोडल एजेंसी के रूप में इसको आयोजित किया जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 के बारे में विचार करें, कौन सा सही है? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के बारे में तो कैलाश सत्यार्थी इस पुरस्कार के 5वें प्राप्तकर्ता बने हैं, करेक्ट है। नरेंद्र मोदी को प्रथम बार यह पुरस्कार दिया गया था, ये भी सही है। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन आपके लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में करेक्ट है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में 2025 में वर्ल्ड ऑफ ईयर कैसे चुना गया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी में 2025 में वर्ल्ड ऑफ द ईयर की बात किया है तो आप कहेंगे पैरा सोशल को चुना गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एक तरफ समझौता क्षेत्र है, एक तरफ सहयोगी देश है, कौन सा समझौता किस क्षेत्र या देश के साथ किया गया है? जैसे मत्स्य पालन जलीय कृषि की बात किया है मालदीव के साथ में किया गया, व्यापार स्वास्थ्य डिजिटल भुगतान की बात किया है नामीबिया के साथ में किया गया है, एमएसएमई क्षेत्र का विकास दक्षिण कोरिया के साथ में किया गया है, नवीकरणीय ऊर्जा स्वास्थ्य ऊर्जा और दवा के बारे में भूटान के साथ किया गया है। आप कहेंगे यहाँ पर सभी ऑप्शन आपके समझौता और सहयोगी देश के बारे में करेक्ट है। तुलसी गाबार्ड के स्थान पर यूएसए खुफिया विभाग का कार्यवाहक निदेशक कैसे बनाया गया है? तो ऑप्शन आएगा बिल पुल्टे को बनाया गया है। किसके? बिल पुल्टे को बनाया गया है। निम्नलिखित में से जीआई टैग हैं और संबंधित राज्य हैं। एक तरफ यहाँ पर बात किया है सारिंदा, सारिंदा की बात किया है तो त्रिपुरा से सम्मिलित है। नागौरी अश्वगंधा की बात किया है राजस्थान से सम्मिलित है। पोंडुरु खाद्य की बात किया है आंध्र प्रदेश समेत है। पेंटिकर पेंटिंग की बात किया है ये आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है, ये आपके झारखंड राज्य से संबंधित है। किससे? झारखंड राज्य से है संबंधित है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था, जबकि ए बी सी ऑप्शन यहाँ पर आपके जीआई टैग के बारे में करेक्ट है। चेनाब व्यास रिवर लिंक टनल परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? आप कहेंगे चेनाब व्यास लिंक टनल लिंक परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य ने तंबाकू और निकोटिन आधारित खाद्य उत्पादों के निर्माण भंडारण बिक्री पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध को लगा दिया है? नागालैंड ने लगा दिया है। नागालैंड ने तंबाकू निकोटिन वाले खाद्य पदार्थों पर भंडारण पर और निर्माण पर बिक्री पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया है नागालैंड राज्य ने। भारत के अद्यतन एनडीसी 3.0 लक्ष्यों के संबंध पर विचार करना है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है भारत के अद्यतन एनडीसी 3.0 के लक्ष्यों के बारे में। 2035 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संयंत्रों से 60% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है 2035 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर तक 47% कम करने का लक्ष्य है, ये भी करेक्ट है। 2035 तक 3.5 से 4.0 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य सही है। आप कहेंगे तीनों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 100% इथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? तो आप कहेंगे मारुति सुजुकी के द्वारा शुरू की गई। 100% इथेनॉल से चलने वाली फ्लेक्स फ्यूल कार मारुति सुजुकी ने लॉन्च की है। भारतीय रेलवे ने एआई और डिजिटल तकनीकों का उपयोग से मानव संसाधन प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए हैदराबाद में किस केंद्र का उद्घाटन किया हुआ है? तो आप कहेंगे चिराग केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कौन सा? चिराग केंद्र का उद्घाटन किया गया है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन, रिवर्स ऋण लिखत और द्वितीय संशोधन नियम 2026 के संदर्भ पर विचार करें। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसके बारे में बात किया है। तो भारतीय बीमा कंपनियों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है। बिल्कुल बात ठीक कही है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC स्वचालित मार्ग के तहत 49% FDI की अनुमति देता है। गलत है, 100% देता है, तो यहाँ पर कहेंगे हम गलत हो गया। तीसरा कहता है 49% से अधिक विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी के लिए बोर्ड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से कम से कम एक का भारत का निवासी होना आवश्यक है। करेक्ट है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर तो आप कहेंगे ऑप्शन। अच्छा, चौथा भी है। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विदेशी निवेश के लिए प्रत्येक मामले में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य कर दिया गया है। नहीं, आप ये गलत है। केवल पहला तीसरा सही है, जबकि यहाँ पर दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। भारत के पहले मोती उत्पादन क्लस्टर का रूके से स्थान क्या सूचित किया गया है। तो मोती उत्पादन के क्लस्टर के लिए बात किया है हजारीबाग को सूचित जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है हाल ही प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI ने IAIF योजना को शुभारंभ करो तेज करने के लिए ग्रीन चैनल तंत्र मंजूरी दी है। गरुड़ नाम से, किस नाम से? गरुड़ नाम से SEBI के द्वारा योजना को मंजूरी दी गई है। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज पुस्तक के लेखक कौन है? आप कहेंगे MM नरवणे हैं। कौन है? MM नरवणे इस पुस्तक के लेखक हैं। अंतिम क्वेश्चन आता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI 25 में भारत की रैंक कितनी है? आप कहेंगे भारत की रैंक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 91 नंबर की है ना, 91 नंबर की है। तो आज हमने यहाँ पर 140 क्वेश्चनों किया हुआ है, जो कि GS के क्वेश्चन है। जैसे कि पता होता है टोटल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 140 क्वेश्चन हम GS के प्रत्येक टेस्ट सीरीज में कवर करते हैं, जो कि बेहतरीन होती है। और ये टेस्ट सीरीज आपकी एक दिन में 2 टेस्ट सीरीज आ रही है, तो सारी भी टेस्ट सीरीजों को देखने की कोशिश करिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी हमने करंट अफेयर्स के लिए मल्टीपल्स वीडियो बना दिया है, कम से कम 5-7 वीडियो बना दी होंगी मल्टीपल्स वीडियो। आप उसको चैनल पे डली हुई है, अपलोड है, देख पाओगे, बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। 5-5, 6-6 घंटे की वीडियो ऑलरेडी हमने बना दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज की ही पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।